शुरू करते हैं। देखो, कल हम लोग जैव विविधता संधि देख रहे थे और जैव विविधता संधि में हम लोगों ने कार्टाजेना प्रोटोकॉल शायद कर लिया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कर लिया था ना हमने, या छूट गया था ये? मतलब इसमें कुछ सर लिखाना हेडिंग था कराई क्या? थी उसके लिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में कुछ लिखा था हमने? नहीं सर। ठीक है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल से ही शुरू करते हैं। देखो, कार्टाजेना प्रोटोकॉल सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, या बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनाया गया एक प्रोटोकॉल था। प्रोटोकॉल माने कुछ कुछ नियमों का एक सेट, जिसको हम लोग फॉलो करें, जिसके ऊपर सहमति बन जाए और जिसको हम लोग फॉलो करें। इसको हम लोग कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायो सिक्योरिटी एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जैव सुरक्षा संधि के नाम से भी इसको जानते हैं। जैव सुरक्षा संधि इस संदर्भ में, क्योंकि देखो बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि जीव जंतु और वनस्पतियों से बनते हैं। और अगर हम लोग एक्सेस को देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज का चूंकि ज्यादा एक्सेस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, तो इन उत्पादों को अमूमन डेवलप्ड कंट्रीज ही विकसित करते हैं। जैसे एग्जांपल, बहुत सारी दवाइयां जो कि मेडिसिनल प्लांट से मिलती हैं, उनके ऊपर सारी की सारी जो पहुंच है वो डेवलप्ड कंट्रीज की है। डेवलप्ड कंट्रीज ने उन्हें खोजा, बना लिया। अब वो डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं देते, क्योंकि वहां पर आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर की बातें। तो फिर इससे दुनिया साफ दो दो पक्षों में बट गई। एक वो जिनके पास तकनीकी और नो हाउ है, और दूसरी वो, हाँ जी नमस्ते, जिनके पास नहीं है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल दो बात कहती है। एक तो वो ये कहती है कि जब आप बायो प्रोडक्ट्स को बना रहे हो तो फिर बायो सेफ्टी भी देखनी चाहिए। जैसे चाइना ने ये कोरोना वायरस बनाया, तो फिर उनको बायो सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। उससे पूरी दुनिया को नुकसान हुआ। दैट इज वन थिंग। ये सब चीजें वर्ष 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखी गई। एक तो बात ये, मतलब एक बायो सेफ्टी होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि जो हम जेनेटिक तरीके से जिन चीजों में सुधार करते हैं, कोई हमने उत्पाद बनाया जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था, अपग्रेडेड था, तो फिर उसके व्यापार को, उसका ट्रेड कैसे करना है, इसके लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। वो भी कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है। यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उनका व्यापार किस तरीके से होना चाहिए, ये भी उसके अंतर्गत निश्चित किया गया है। तो आप लिखना, विच वॉज एडॉप्टेड इन पेरिस इन 2000, इन 2000 इन बायोडायवर्सिटी समिट। और इसी को हम लोग कोप 6 कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 6 के नाम से जानते हैं। देखो, पहली जैव विविधता सम्मेलन हुआ, बायोडायवर्सिटी समिट हुई 1992 में। उसके बाद शायद ये हर दूसरे साल, नहीं हर तीसरे साल, हर दूसरे साल शायद होता है। हाँ, हर सेकंड ईयर होता है, एक साल छोड़ के एक साल। तो फिर वर्ष 2000 में जो हुआ वो कोप 6 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 था। अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है शायद दिल्ली में। अब इसको हम लोग देख लेंगे, करंट का है बिल्कुल। लेकिन कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो अपनाया गया, वो वर्ष 2000 में पेरिस में अपनाया गया, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 6 के नाम से, या कोप 6 के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? 2000 में शुरू हुआ और 2003 में लागू हुआ, क्योंकि आधे से ज्यादा देशों ने इसे अब तक रेक्टिफाई किया। इस समय लगभग 171 देश हैं, 171, जिन्होंने इस समझौते को माना।
अब देखो इसके अंतर्गत ना जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वगैरह सब आते हैं, क्योंकि कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जो पूरी दुनिया में उगाई जाती हैं, वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जितने भी उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वो सब आते हैं। ओके। तो जिनमें हमने बाहर से कुछ इंटरवीन करके उनके जीन को ही बदल दिया, है ना, म्यूटेशन भी इसी में शामिल होती है, म्यूटेट भी कर देते हैं हम लोग चीजों को, तो लिखना इसमें। अच्छा, एक चीज इसमें और तय की गई कार्टाजेना प्रोटोकॉल में ही, कि अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी तरीके का प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में विवरण लिखना बड़ा जरूरी है, उसी पैकेट के ऊपर या उसी कंटेनर के ऊपर जिसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना बड़ा जरूरी है, जिससे उसे बचाया जा सके हार्म होने से, और बाकी चीजों को हार्म होने से बचाया जा सके। तो इससे आगे चलते हैं। देखो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आई, और कोलंबिया का कार्टाजेना शहर था जिसमें इसको साइन किया गया, तो इसीलिए कार्टाजेना नाम दे दिया गया। 2003 में लागू हो गई, लेकिन फिर आगे कुछ डिस्कशन हुआ और उसमें ये देखा गया कि हम लोगों ने केवल, भाई बायोडायवर्सिटी में तो समुद्र भी आते हैं, कोरल रीफ्स भी आती हैं समुद्र के अंतर्गत, हमने उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया। और जो ऐसे कंट्रीज थे, जो आइलैंड कंट्रीज थे दुनिया भर के द्वीपीय देश, उन्होंने इसको उठाया भी बड़े लेवल पर, विशेष तौर पर जापान ने, क्योंकि वो एक आइलैंड कंट्री है। तो 2010 में जापान के नगोया शहर में, नगोया राजधानी है आइची प्रांत की, जापान का एक प्रांत है, प्रोविंस है आइची, उसकी राजधानी है नगोया, इंडस्ट्रियल सिटी है। वहां पर 2010 में समिट बुलाई गई, और इस समिट में कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया, इसमें कोरल रीफ्स को भी शामिल कर लिया गया। इसलिए नगोया प्रोटोकॉल के नाम से एक नई प्रोटोकॉल अस्तित्व में आई, जिसमें कोरल रीफ्स को भी सुरक्षित करने की बात हुई, जैव विविधता संधि के अंतर्गत, बायोडायवर्सिटी ट्रीटी के अंतर्गत, जो कि 1992 में हुई थी। और नगोया में ही 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए कि इन लक्ष्यों को, जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए सब देशों को प्राप्त करना ही होगा। इन 20 लक्ष्यों को आईची लक्ष्य कहा गया, क्योंकि आईची प्रांत था वो। तो ये आईची टारगेट है, आपको केवल इतना ध्यान भर रखना है कि आईची लक्ष्य नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, या आईची लक्ष्य जैव विविधता सुरक्षा से संबंधित है, बायोडायवर्सिटी सिक्योरिटी से संबंधित है। भाई इतना भरी काफी है आप लोगों के लिए। तो ये भी मुश्किल से ही पूछेंगे, टफेस्ट पेपर बनाएंगे तब पूछेंगे ये। तो इंक्लूडेड, एक बात तो इसमें ये थी, है ना। एक और भी बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो वो ये थी, आप लोगों ने जेनरिक उत्पादों का नाम सुना है? जेनरिक दवाइयों का नाम सुना है आपने? यस सर। जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं? सृष्टि जी तो मंगल ग्रह से आई हैं, उनको कुछ नहीं पता। देखो, देखो दो तरीके की दवाइयां होती हैं, उधर दो तरीके की दवाई, हाँ दवाइयों से ही समझ लो, दो तरीके की दवाइयां होती हैं। एक दवाइयां वो होती हैं जो दवाई कंपनी ने रिसर्च की और खुद उसको बना लिया, अब उसके पास उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो उसकी एग्जैक्ट फाउंडर है उस दवाई की। अब वो क्या करेगी, वो अपना लाइसेंस किसी को बेच सकती है, वो रजिस्टर्ड है उसके लिए, वो अपना लाइसेंस किसी दूसरे को दे सकती है कि भाई ठीक है, मेरे नाम पे आप भी इस दवाई को बना सकते हो, लेकिन इसकी रॉयल्टी मुझे देनी पड़ेगी, आपको इतना पैसा जो आप कमाओगे वो मुझे देना पड़ेगा, जो भी बेचोगे। तो एक तो ये नॉर्मल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आने वाला व्यवस्था हुई,
कि लाइसेंस किसी किसी के पास, जो मेन उसका प्रमोटर है उसके पास उसका लाइसेंस है, लेकिन उसने किसी और को भी उसको बनाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन अब इससे ये हुआ, अब इस व्यवस्था को समझना ध्यान से, ये आईपीआर में भी प्रॉब्लम है। अब देखो, टेक्नोलॉजी और नो हाउ तो सारा साइंस के लेवल पर वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास था। तो ज्यादातर दवाइयों के मामले में या जो मेडिसिनल और हेल्थ से रिलेटेड जो रिसर्च थे वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास थे। डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनियां हैं दवाइयां बनाने वाली, ज्यादातर प्रॉपर्टी राइट्स उन्हीं के पास हैं, दवाइयों के थे। उन्होंने इसका दुरुपयोग करके डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंपनियां थी दवाइयां बनाने वाली, उनको रोक दिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि इसका राइट तो हमारे पास है, आप या तो हमसे लाइसेंस लो बनाने का, अदरवाइज तो बनाना बंद करो, ये तो हमारे प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने, अब इसमें प्रॉब्लम हो गई, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ हजार्ड ज्यादा है, ऊपर से दवाइयां उनको नहीं मिलती हैं प्रॉपर। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने ये आवाज उठाई कि देखो ये सिस्टम तो गलत है, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम पे हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा से को समझौता कर रहे हो, उससे उसको संकट में डाल रहे हो। इंटरनेशनल लेवल पर जब नगोया में ये चीज बातचीत हुई, तो उन्होंने ये कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी दवाइयों की नकल बना सकते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास हैं, या ऐसे ऐसी कंपनियों के पास है जिन्होंने उन्हें खोजा है, उनकी वो नकल बना सकते हैं। लेकिन अगर वो वैसी सेम दवाई बनाएंगे एग्जैक्ट उसी फॉर्मूले के आधार पर जिस पर वो बनी हुई है, तो फिर उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन उससे मिलते जुलते फॉर्मूले के आधार पर अगर दवाई को बनाएंगे, तो उन्हें रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है, वो दवाई बना के अपने यहाँ पर और काम चला सकते हैं। तो ऐसी दवाइयों को ही हम लोग जेनरिक मेडिसिन कहते हैं, जो मूल दवाई की कॉपी होता है। इसलिए वो बेसिक मेडिसिन की, चूंकि बेसिक मेडिसिन की कॉपी होता है, तो फिर वो सस्ता होता है। इसलिए जेनरिक दवाइयां सस्ती होती हैं। आपने भारत में खुला हुआ देखा होगा जेनरिक स्टोर, वो यही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाइयां ही बेचने के लिए वो खुलवाए हैं, जन औषधि केंद्र। और जेनरिक दवाई तो अपने आप ही सस्ती होती है, इसीलिए वो सस्ती बिक रही है, और लोगों को ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री जी सस्ती दवाइयां दे रहे हैं। तो ये लोगों को शीर्षासन कराने का एक बड़ा आसान तरीका है, जिन लोगों को पता ही नहीं है ये। तो दैट इज बड़ी सिंपलेस्ट थिंग समझने के लिए। ये प्रोटोकॉल नगोया में ही साइन हुआ। और डेवलपिंग कंट्रीज की, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज को जेनरिक दवाइयां या जेनरिक प्रोडक्ट डेवलप करने का अधिकार यही मिला नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। मैं समझा पाया आपको न? जेनरिक ये कॉपी होती है जस्ट मूल यस। दवाई की। आगे चलते हैं फिर। ये यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा बायोडायवर्सिटी सिक्योरिटी संधि, और वो सब हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आप कुछ चीजें लिख लीजिए, कुछ नोट्स, कुछ नोट में करके, कुछ नोट में एक आध बातें लिख लीजिए। इसमें आप लिखना आप ये देखो कि अभी हाल फिलहाल में कोप 16 हुआ था, कोप 16 नहीं, कोप 18 हुआ था। कोप 18 देखना कहाँ हुआ है? अभी हाल फिलहाल में कोप 18 हुआ है, कोप 18 ऑफ बायोडायवर्सिटी बता रहा हूं। कोप ऑन बायोडायवर्सिटी 1992 का जब समिट थी ना, तो उस वो पूरी अर्थ समिट कही गई। उस अर्थ समिट में दो तरीके के वो थे, दो तरीके के प्रोटोकॉल साइन हुए। एक प्रोटोकॉल थे बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक प्रोटोकॉल थे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। उसमें तो कोप 29 हो गई है, उसी का संस्करण था कोप 26 जो पेरिस में हुआ 2015 में। वो तो हर साल हर दूसरे साल होती है, ये शायद तीसरे या चौथे साल होती है। ये काफी बाद में शुरू हुआ।
वो पहले शुरू हो गया था।